हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आप सभी के एग्जाम के लिए हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे साइंस के, उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम ये साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम सीटेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि X इज अ केमिकल, कि X एक केमिकल है जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो वो कौन सा केमिकल है जो स्टमक में प्रेजेंट होता है? दैट इज HCl, यानी कि कौन सा एसिड है वो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आफ्टर दैट एंड इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये आप सभी को पता होगा कि AX जो है, यानी कि HCl जो है, ये एक ऐसा केमिकल है जो स्टमक में प्रेजेंट होता है और जो फूड के डाइजेशन के लिए जरूरी है। जब X यानी कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस में सिक्रीट होता है, ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है, तो तब क्या होता है? तब हमें इनडाइजेशन होता है। क्या होता है? हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि इनडाइजेशन। तो उसे सही करने के लिए किस तरीके का केमिकल हम यूज करते हैं जिससे उस कंडीशन को ट्रीट किया जाए? तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटा एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एंटा एसिड। और एंटा एसिड एक तरह की मेडिसिन होती है जो उसे क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज। अब हमें बताना है कि कौन सी एंटा एसिड है। जो बेसिकली एंटा एसिड जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? जो एंटा एसिड हम यूज कर रहे हैं वो एक मेडिसिन है, ठीक है। तो जिस जो हमें इंडाइजेशन में रिलीफ देता है, कौन सा है? तो जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। तो लेट्स सी, एक्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वाई क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का हम यूज नहीं करते हैं। एक्स क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर एक्स क्या होता? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सही होता। और अगर वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो सही होता। एक्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वाई क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यही क्या होगा? सही आंसर। समझ आया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, कि इनमें से किस प्रोसेस में बैक्टीरिया यूज नहीं होता है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। सभी जानते हैं कि कर्ड के फॉर्मेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। बेकिंग ऑफ ब्रेड, इसके लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है? तो ईस्ट। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर जूस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भी क्या यूज होता है? बैक्टीरिया। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी क्या यूज होता है? बैक्टीरिया यूज होता है। तो पूछा है कि किस में यूज नहीं होता, तो वो है आपका बेकिंग ऑफ ब्रेड, जिसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है? ईस्ट यूज होता है। तो इसका ही यही क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, की इनमें से कौन सा अलग है? डिफॉरेस्टेशन, डीसर्टिफिकेशन, इरोजन, या फिर कंजर्वेशन। तो अगर डी ऑप्शन की बात करूं, तो कंजर्वेशन का यहाँ क्या मतलब है? जो बाकी के फॉरेस्ट, जैसे बाकी के जो ऑप्शन, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ये क्या होता है? क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो कंजर्वेशन मैंने आपको बताया, ये किससे रिलेटेड होता है? ये होता है प्रोटेक्शन से, प्रिजर्वेशन से, ठीक है। बेसिकली हम क्या करते हैं? फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। जो कंजर्वेशन है वो किससे रिलेटेड है? वो प्रोटेक्शन से, प्रिजर्वेशन से, या फिर कह सकते हैं कि केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है। लेकिन के जो बाकी के ऑप्शन है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, डीसर्टिफिकेशन हो गया, या फिर कह सकते हैं इरोजन हो गया, ये सारे किससे रिलेटेड हैं? ये सारे डिग्रेड करते हैं। और कंजर्वेशन जो है ये एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। देखो, सिंपल भाषा में आपको समझना है कि जो कंजर्वेशन है ये क्या करता है? ये एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन डिफोरेस्टेशन, डीसर्टिफिकेशन, इरोजन, ये सब क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं। तो अलग कौन सा हुआ? अलग हुआ कंजर्वेशन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो कि सही नहीं है, इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, की जो डाइजेशन है, जो पाचन क्रिया है, वो एक केमिकल चेंज है। तो यस, डाइजेशन एक केमिकल चेंज है, तो ये तो सही है। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, ये भी सही है। रेस्पिरेशन भी एक केमिकल चेंज है।
क्रिस्टलाइजेशन, तो जो क्रिस्टलाइजेशन है ये केमिकल चेंज नहीं है, ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में एक बार जो प्रोडक्ट बन गया तो वो फिर से रिवर्स नहीं हो सकता, एक बार जो बन गया वो बन गया। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। तो इसमें कौन सा सही नहीं था, जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर, इनमें से बताना है कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा किसके बेसिस पे, तो एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, एज पर साइज ऑफ द पार्टिकल के बेसिस पे। तो इसमें कुछ गिवन है जैसे रॉक, क्ले, सैंड, ग्रेवल, सिट। पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगर रॉक की बात करूं तो ये कितना होता है, लार्जर देन 75। ठीक है, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूं, आपको ध्यान रखना है। तो लार्जर देन 75। उसके बाद क्ले, क्ले का होता है लेस देन 0.002 m। ठीक है, आफ्टर दैट सैंड, सैंड का जो होता है वो होता है किस किस के बीच में, चलो ये देखते हैं डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्ले का। लेस देन 0.002 mm। क्लियर है, ये मैंने अभी आपको बताया है। आफ्टर दैट सिल्ट का जो होता है वो होता है 0.002 mm टू 0.05 mm। ये किसका होता है, ये किस किस के बीच में होता है, ये सिल्ट के बीच में होता है। उसके बाद बात करें सेंट, तो सेंट में क्या है 0.05 mm टू, ठीक है, रेंज भी आपको बताई जा रही है, तो दैट विल बी 2.0 mm। ठीक है, क्ले, सिल्ट, सैंड, और उसके बाद आता है ग्रेवल। तो जो ग्रेवल होता है दैट विल बी 2.0 mm टू। ठीक है, 2.0 mm, जो मैंने अभी आपको रोक का बताया था दैट विल बी 75 mm। ठीक है, अब आता है लास्ट रोक, इसका होता है लार्जर देन 75 mm। अब हमें इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग में, किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़ा। ठीक है, कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग में छोटे से बड़ा। तो सबसे बड़ा है वो आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, दैट विल बी रोक। ठीक है, और सबसे छोटा है क्ले। तो लेट सी, जो क्ले है ये सबसे छोटा है, फिर उसके बाद सिल्ट है, सॉरी, ठीक है, देन सैंड है, देन ग्रेवल है, और देन रॉक है। तो यही क्या हो जाएगा सही आंसर। ये किसके बेसिस पे है, एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश। किसका फंक्शन पूछा है, फिश में गिल्स का कार्य क्या होता है। ठीक है, बताना है कि क्या फंक्शन होता है। तो टेक इन ऑक्सीजन, की हवा से ऑक्सीजन लेना, या फिर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, या फिर डिजोल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना पानी से, या वॉइस्ट को एक्सक्रीट करना इनटू वाटर। तो क्या फंक्शन होता है गिल्स का फिश के अंदर, तो डिजोल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, कहां से, वाटर से। तो जो सी ऑप्शन है इसके साथ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि इनमें से हम किसका प्रयोग करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। इफ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर, यदि जोड़ने वाला तार उपलब्ध ना हो तो इनमें से किसका उपयोग करके, ठीक है, किसका उपयोग करके विद्युत परिपथ पूरा करने के लिए किया जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मेटल या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर यूज करेंगे। हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें, हम मेटल के ऑब्जेक्ट या फिर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि मैम कौन कौन से, तो इसमें आप लिख सकते हैं जैसे स्टील की स्पून हो गई, ठीक है, स्टील स्पून, मेटल ब्लेड, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं।
क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो मेटल ब्लेड यूज कर सकते हैं, आयरन की, आयरन नेल, सेफ्टी पिन एक्सेट्रा। आयरन की, आयरन नेल, सेफ्टी पिन एक्सेट्रा। अब इन्होंने कहा पेपर स्ट्रिप नहीं, रबर बेल्ट नहीं, वुडन स्टिक नहीं, तो ब्लेड का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। कि जो मंजुला है वो अपनी इमेज जो है वो किस में देखती है, प्लेन मिरर में देखती है। जो डिस्टेंस है बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर। की जो डिस्टेंस है उसकी, ठीक है, उसके और दर्पण के जो बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो कितनी है, वो 5 मीटर है। शी मूव 1 मीटर टूवर्ड द मिरर। जब वो मीटर के सॉरी मिरर के एक तरफ, ठीक है, यानी कि वो दर्पण की तरफ यानी कि मिरर की ओर क्या करती है, 1 मीटर बढ़ती है। जब वो मिरर की तरफ 1 मीटर बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 मीटर, तो ये आ जाएगा आपका 4 मीटर। तो अब क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि उसके और उसके प्रतिबिंब यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड हर इमेज नाउ इज, तो कितनी होगी, ये हो जाएगी उसकी 4 मीटर, 4 मीटर दैट विल बी 8 मीटर। कितनी होगी, 8 मीटर। तो 1 मीटर नहीं, 4 मीटर नहीं, 8 मीटर क्या होगा सही आंसर, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेंडुलम ऑसिलेट 30 टाइम इन 3 सेकंड। की एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है 30 टाइम 3 सेकंड में। तो इनमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो आप सभी जानते होंगे फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला, ये मैंने आपको पहले ही जो क्लासेस है उनमें भी कराया है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टोटल टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, दैट विल बी 30। पहले हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 3, तो 3 10 जा 30। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 10 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई यहाँ पर, 10 हर्ट्स। हमें निकालना क्या है बेसिकली इसमें से, सॉरी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रीक्वेंसी हमने 10 हर्ट्स निकाल ली। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टोटल टाइम, टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, यहां से हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई। फ्रीक्वेंसी कितनी थी, दैट विल बी 10 हर्ट्ज। तो वहां से हम निकालेंगे टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो टोटल टाइम कितना गिवन है, 3 सेकेंड है, और ऑसिलेशन कितना है, दैट विल बी 30। ठीक है, टोटल टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन है 30, ये है 3, 3 1 जा 310, और 1/10 जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, फ्रीक्वेंसी आ गई 10 हर्ट्ज, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 सेकेंड। कितना आ गया, दैट विल बी 0.1 सेकेंड। तो लेट्स सी, टाइम पीरियड 10 सेकेंड है, तो टाइम पीरियड 10 सेकेंड नहीं है। फ्रीक्वेंसी से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी 10 हर्ट्ज है, तो ये गलत है। सिर्फ ये बी वाला ऑप्शन है जिसमें फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, और यही क्या हो जाएगा सही आंसर, बाकी के ऑप्शन हो गए गलत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। बताना है कि इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। बॉल बियरिंग जो है वो यूज होती है फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अ मशीन। आफ्टर दैट फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, कि जो फ्रिक्शन होता है दो सरफेस के बीच में इन कॉन्टेक्ट, वो कभी भी एलिमिनेट नहीं होता ऑन अर्थ। या फिर रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन फोर्स जो होती है ऑब्जेक्ट मूविंग पर थ्रू अ फ्लूइड, वो किस पर डिपेंड करती है, उसकी शेप पर। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। आयरन जो है वो जिंक को रिप्लेस कर देता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन पे, तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो याद होनी चाहिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इस केस में आपको पता होना चाहिए। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक, आयरन। अब जो जिंक है वो आयरन से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो आयरन है, हाँ, जिंक रिप्लेस कर सकता है लेकिन आयरन नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है, वो यहाँ पर
ज्यादा है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पर, ज्यादा है। आफ्टर दैट जिंक कैन रिप्लेस कॉपर, यस, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कि जो जिंक है वो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, किससे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, जैसे पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, ये ध्यान रखें, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, आफ्टर दैट लेड, ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर। तो सबसे पहले जो कॉपर है वो रिप्लेस करता है आयरन को, नहीं, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो ओनली ए नहीं, ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके लिए आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो हम यूज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि टेम्परेचर को, किसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट का। तो आप सभी जानते हैं कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसे हम किससे यूज करते हैं, उसे हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, किसने यूज करते हैं, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जिसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। रेंज भी इंपॉर्टेंट है, डिग्री सेल्सियस में भी पता होना चाहिए और फ़ारेनहाइट में भी पता होना चाहिए। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये हो गया गलत। जो रूम टेम्परेचर है उसकी जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, वो 30 टू 100 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। तो जो रूम टेम्परेचर है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 20 टू 50 डिग्री सेल्सियस तक, या 20 टू 25 कर सकते हैं, या 20 टू 50 डिग्री सेल्सियस, ये भी हो गया गलत। अब जो लैबोरोटेटरी थर्मोमीटर है, तीसरा कहा है इन्होंने लैबोरोटेटरी, जिसकी जो रेंज होती है वो होती है आपकी -10 टू 100 डिग्री सेल्सियस। लैबोरोटेटरी थर्मोमीटर हैव अ रेंज, नहीं, ये भी गलत। द रेंज ऑफ अ लैबोरोटेटरी, जो लैबोरोटेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज है वो ज्यादा होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर से, यही क्या है, सही है इन सभी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो उसके लिए आपको सबकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है पता होनी चाहिए। तो जो केरोसिन है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 45,000 किलो जूल, ठीक है। अगर वही कॉल की भी पता होनी चाहिए तो ये होती है आपकी 25,000 से 33,000 के बीच में, 25,000 टू 33,000 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल पर केजी। अब बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल की, हमने देख ली। अब हमें वुड की पता होनी चाहिए, तो 17,000 से 22,000, ठीक है, 17,000 टू 22,000 किलो जूल पर केजी। उसके बाद आपको बायोगैस की भी कैलोरीफिक वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू 35,000 से 35,000 टू 44,000 किलो जूल पर केजी। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तभी आपका ये आंसर सही होगा। उसके बाद एलपीजी की होती है 55,000, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी, जो सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू है वो होती है 50,000, ठीक है। उसके बाद आपको डीजल की भी पता होनी चाहिए, दैट विल बी 45,000। देखो, अब पहला है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है केरोसिन की ज्यादा होती है कोल से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो केरोसिन की वैल्यू है वो है 45,000 और ये है 35, तो ये तो केरोसिन की ज्यादा होती है, तो सही है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कॉल, कॉल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो होती है आपकी 25,000 टू 33,000 किलोजूल पर केजी, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू कोल की ज्यादा होती है वुड से, यस, क्योंकि वुड की क्या है 17,000 से 22,000, ये भी सही है। इनकरेक्ट बताना है। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है बायोगैस की वो ज्यादा होती है एलपीसी से, नहीं, एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है किससे, बायोगैस से। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है डीजल से, ये बात भी सही है। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अ बस ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एक बस है जो ट्रेवल करती है किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट। उसके बाद जो उसकी स्पीड हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 18 मिनट्स, ठीक है। तो इसमें आपको दो वैल्यू जो है
गिवन है, तो फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, डिस्टेंस इनटू स्पीड। स्पीड जो गिवन है दैट विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए जो टाइम है ये कितना है, मिनट में है, टाइम कितना है, मिनट में है, तो चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 12/60, दैट विल बी 0.2। ठीक है, ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा आपके पास, 0.2। तो यहां से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, दैट विल बी d इज इक्वल्स टू 50 इंटू 0.2, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ये हमने निकाल लिया D1। अब हम D2 का निकालेंगे, दैट विल बी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम कितना है, ये है 18 मिनट। सेम मिनट्स को चेंज कर लेंगे किस में, आवर्स में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40, एक सेकेंड, दैट विल बी 40 इंटू 18/60। इसे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो दैट विल बी 12 आ जाएगा। अब हम निकाल लेंगे टोटल डिस्टेंस, तो डी टोटल डिस्टेंस ही निकालनी है कवर्ड बाय द वर्स, तो D1 प्लस D2। तो D1 कितना था, दैट विल बी 10, 10 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 222। तो यानी कि 22 किलोमीटर सही आंसर हो जाएगा, 20 नहीं। जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है इन सब में। जो मोशन होता है अर्थ का वो अराउंड इट्स एक्सिस होता है, इस पीरियोडिक मोशन। जो मोशन होता है अर्थ का, मतलब मोशन ऑफ द अर्थ, उसके एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन होता है। मोशन ऑफ लाइट जो है दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन ऑफ अ प्लग स्ट्रिंग ऑफ अ सितार वो एक ऑसिलेटरी मोशन है। और जितने भी पीरियोडिक मोशंस होते हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे सर्कुलेटरी मोशन है। तो मोशन कभी भी, मोशन डज नॉट हैव अ सर्कुलर, ध्यान रखिएगा, मोशन जो है वो सर्कुलर नहीं होता है। तो जो डी ऑप्शन है कि पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर, तो डी ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि यही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है, किसके रिगार्डिंग की इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इमेज फॉर्म होती है बाय प्लेन मिरर वो हमेशा कैसी होती है, वो होती है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, जो इमेज फॉर्म होती है बाय प्लेन मिरर वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। और कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेटरली इन्वर्टेड, और जो इन्वर्टेड, ठीक है, और इमेज साइज जो है वो सेम होता है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहला है इरेक्ट है, ठीक है, रियल नहीं, लेटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक है, इमेज साइज जो है वो सेम होता है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यानी कि ACD। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। लेट सी, ABC नहीं, B तो नहीं है, ACD, तो जो B ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो जो पश्मीना शॉल है वो किससे मिलके बने होते हैं, तो पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनाई जाती है। अंगोरा एक तरह की वूल है जो रैबिट से ऑब्टेन होती है। कैमल वूल जो कि किस लिए यूज होता है, कारपेट्स बनाने के लिए। पश्मीना वूल जो है वो ऑब्टेन होती है रैबिट से। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, 18 है, हमें एनिमल को आइडेंटिफाई करना है, किसके बेसिस पे, फीचर के बेसिस पे। फीचर तो इसमें गिवन नहीं है, ठीक है, तो इसमें कुछ लॉन्ग नेक थी, ठीक है, जो फीचर्स थे कि लॉन्ग नेक होती है, ये सब होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो स्नेक होगा। बाकी इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, कि सारी आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, तो इसमें एक्सेप्शन भी है, तो यही क्या हो जाएगा, यही सही नहीं है, तो यही क्या हो गया सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑर्डर, तो एसिटिक एसिड ये कहाँ होता है, विनेगर में होता है, यानी कि ए का हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, लैक्टिक एसिड कहाँ होता है, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एब्सकॉर्बिक एसिड। तो एब्सकॉर्बिक एसिड जो होता है ये होता है आपका सिट्रस फ्रूट में, लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में, यानी कि बी का हो गया फर्स्ट। ठीक है, और आपका डी का हो गया थर्ड, और सी का हो गया आपका सेकेंड। ठीक है, तो ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में, ए का फोर्थ, बी का वन, सी का सेकेंड, डी का थर्ड, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो सीटेट के एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।